हेलो स्टूडेंट, आज हम गृह विज्ञान की प्रथम कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे पाचन तंत्र के बारे में, यानी कि पाचन। सबसे पहले कि पाचन क्या होता है। पाचन उसे कहते हैं जो भोजन को पचाया जाता है, यानी कि भोजन के जो जटिल अणु जो होते हैं, यानी कि बड़े बड़े जो अणु होते हैं उनको पचाकर छोटे छोटे अणुओं में विभक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको पाचन कहा जाता है। यानी कि हमारे मुख में, हमारे पाचन अंगों में कई तरह की रासायनिक क्रिया होती है, यानी कि रासायनिक पदार्थ जैसे कि एंजाइम है, प्रोटीन है, उनकी मदद से भोजन के अणुओं को, बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में विभक्त किया जाता है, यानी कि उनको पचाया जाता है। ये जो भोजन का जो पाचन होता है, पाचन जिन अंगों के द्वारा होता है, उन्हें उन सारे अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले पाचन पाचन क्या बताया मैंने आपको? भोजन के जटिल अणुओं का, भोजन के रासायनिक क्रिया के दौरान, जिसमें कि रासायनिक क्रिया किन किन पदार्थों के द्वारा होती है? प्रोटीन, एंजाइम, ठीक है। रासायनिक क्रिया के दौरान न छोटे अणुओं में विभक्त करने की प्रक्रिया पाचन कहलाता है। अब आता है आपके पाचन तंत्र। पाचन तो पता चला आपको। फिर पाचन तंत्र, पाचन करने की जो क्रिया है वह जिन जिन अंगों के सामूहिक रूप, जिन जिन अंगों से किया जाता है उसको पाचन तंत्र कहते हैं। भोजन के पाचन करने की प्रक्रिया जिन अंगों से सामूहिक रूप से पूरी होती है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये मैंने यहाँ पे आपको पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर बताया है। इसमें ये जितने भी अंग मैंने प्रदर्शित किए हैं, ये सारे जो अंग है वह क्या कहलाते हैं? पाचन तंत्र कहलाते हैं। यानी कि इन सब अंगों को मिलाकर ही क्या बनता है? हमारा पाचन तंत्र बनता है। इन सभी अंगों से भोजन स्टार्टिंग से लेके, यानी कि जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं तब से लेके वह अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है, तब तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है वह पाचन कहलाती है। तो अब इन पाचन अंगों, जो पाचन तंत्र है, उनके प्रमुख भाग कौन कौन से हुए? पाचन तंत्र के प्रमुख भाग, सबसे पहला कौन सा हुआ? हमारा मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा के बाद आती है हमारी ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आता है हमारा आमाशय। आमाशय के बाद यकृत, पीताशय, पीताशय के बाद छोटी आंत और बड़ी आंत,
लास्ट आता है मलद्वार। ये जो सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, हमारे पाचन तंत्र के प्रमुख भाग कहलाते हैं, यानी कि इन सबके द्वारा ही हमारी पाचन क्रिया पूरी होती है। अब जिसमें जो मुखगुहा बताइए, मुखगुहा के अंतर्गत क्या आती है, हमारी जीवा से दांत और ग्रसनी, ये तीन भाग जो आते हैं वह किस में आते हैं, हमारे मुख गुहा में। यानी कि मुंह के अंदर जब हम भोजन लेते हैं, भोजन जब मुंह में डाला जाता है तब उसके अंदर भोजन जो है वह इन तीन जगह से गुजरता है, जीभ से, दांतों से और ग्रसनी के द्वारा गुजर कर वह ग्रास नली से होते हुए आमाशय में आता है, आमाशय से होते हुए ग्रहणी के द्वारा आंतों तक पहुंचा जाता है और आंतों के द्वारा फिर ये मल द्वार के द्वारा अपशिष्ट रूप में ये बाहर निकलता है। तो अब इसमें ये आपके जो 3 पॉइंट है, जैसे कि जीवा, तो सबसे पहले जो भोजन रखा जाता है वह मुंह में रखा जाता है, उसमें जीवा जो है किस तरीके से उपयोगी होती है। तो जीवा जो है उसमें जीवा की संरचना मैं आपको बताती हूँ। हमें क्या आपको पता है कि जीवा जो है, जीवा का क्या कार्य होता है, हमें स्वाद का अनुभव करवाना जीवा का कार्य होता है। तो जीवा पर 4 तरह के स्वाद उपस्थित होते हैं, यानी कि 4 तरह के जीभ के ऊपर 4 भाग होते हैं जिससे कि हमें स्वाद का अनुभव होता है, स्वाद का पता चलता है। बीच का जो भाग होता है हमारे जीभ का, वह हमें कड़वेपन का स्वाद बताता है। साइड की जो दोनों जीवाएं होती, साइड का जो हिस्सा होता है वह हमें नमकीन स्वाद का अनुभव करवाता है। उसके बाद आते हैं हमारे साइड के बाद ये साइड के नीचे का जो भाग होता है वह हमें नमकीन स्वाद पता चलाता है और उसके ऊपर का जो भाग है वह हमें खट्टेपन का स्वाद पता चलाता है। और बीच का जो जीभ होती है, यानी कि जीभ के स्टार्टिंग का जो सबसे, कोई भी हम चीज चखते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आगे के अग्र भाग के हिस्से को टच करते हैं। किसी भी चीज को अगर चखना होता है तो हम अगले भाग को टच करते हैं। तो इस जीभ के अगला जो भाग होता है वह हमें मीठेपन का पता चलाता है, स्वाद पता चलवाता है। यानी कि जो जीभ का कार्य होता है वह हमें 4 तरह के स्वादों का अनुभव करवाती है कि कोई भी वस्तु है, कड़वी है, नमकीन है, खट्टी है, मीठी है, उसका स्वाद है, यानी कि जीभ पर क्या होती है, स्वादेंद्रिय होती है, यानी कि स्वाद का पता लगाती है। फिर अब ये जीभ में, यानी कि हमारे मुख में लार उपस्थित होता है। ये हमारे मुख में लार ग्रंथियों से निकलता है। अब जो लार ग्रंथियां होती है उससे म्यूसिन नामक एक लार निकलता है। लार ग्रंथि से म्यूसिन नामक जो है वह पदार्थ निकलता है। ये जो म्यूसिन नामक पदार्थ होता है वह क्या ऐसा होता है, चिकना पदार्थ होता है, यानी कि हमारे पदार्थ को चिकना बनाता है। जो भी हमने भोजन किया है उस भोजन को क्या बनाता है, यह चिकना बनाता है। चिकना बनाने से वह भोजन आसानी से ग्रास नली के द्वारा नीचे उतारा जा सकता है और उसको चबाने के लिए जो एंजाइम उपस्थित होते हैं, यानी कि लार ग्रंथि से जो एंजाइम निकलते हैं वह 2 तरह के एंजाइम होते हैं, टाइलिन और एमिलेस नामक एंजाइम उपस्थित होते हैं। कौन कौन से हुए, टाइलिन, एमिलेस, ये 2 नाम के एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है उसको क्या करता है, शर्करा में चेंज कर देता है, जिसके कारण हमारा जो भोजन है कुछ देर चबाने के बाद वह हमें मीठा लगने लग जाता है।
भोजन जो अत्यधिक भोजन चबाने से जो उसमें मीठापन आता है भोजन में, वह किसके कारण आता है? टाइलिन और एमिलस नामक जो एंजाइम होता है उनके कारण हमें महसूस होता है। यानी कि ये जो है स्टार्च को किसमें? शर्करा में चेंज कर देते हैं। तो ये था हमारे जीवा का भाग। फिर आता है हमारे दांतों का। फिर आते हैं दांत। दांत कितने? 4 तरह के दांत होते हैं। सबसे पहले दांत कौन से होते हैं? कृतंग। कृतंग दांत जो कि कुतरने के काम आते हैं। फिर आते हैं रत्नक दांत। ये जो दांत होते हैं वह चीरने फाड़ने के लिए कार्य करते हैं। फिर आते हैं चवर्णक और चौथे चवर्णक दांत, और चौथे होते हैं अग्र चवर्णक दांत। ये दोनों जो दांत होते हैं वह किसके काम आते हैं? चबाने के। चीरने फाड़ने के और कृतंग, चीरने फाड़ने के दांत, चबाने के दांत, और कृतंग यानी कि कुतरने के लिए। ये 4 तरह के दांत होते हैं हमारे मुख में, जिसमें सबसे पहले होते हैं कुतरने के दांत। यानी कि किसी भी वस्तु को हमें कुतरना होता है तो हम आगे के इन 4 दांतों से उनको कुतरते हैं, किसी भी वस्तु को। ठीक है ना। फिर आते हैं रत्नक दांत। रत्नक यानी कि चीर्ण, किसी भी वस्तु को अगर हमें कोई कपड़े को है या किसी थैली को हम फाड़ते हैं तो हम कृतंग दांतों के पीछे के 4 दांतों से वह कार्य करते हैं, यानी कि वह कहलाते हैं रत्नक दांत। और सबसे पीछे 4 दांत होते हैं जो चर्ववर्णक, यानी कि उसमें से 2 दांत अग्र चर्ववर्णक और पीछे के 2 दांत चवर्णक कहलाते हैं। यानी कि ये दोनों यानी कि चबाने के कार्य, यानी कि भोजन जिससे चबाया जाता है। हम कभी भी भोजन आगे के दांतों से या साइड के दांतों से नहीं चबाते। हमेशा भोजन को कहाँ से चबाया जाता है? पीछे के दांतों से, यानी कि जिसको कि हम क्या कहते हैं? बड़ी दाढ़ कहा जाता है। उन्हीं दाढ़ों से हम क्या करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इन दाढ़ों को ही क्या करते हैं? चवर्णक और अग्र चवर्णक कहा जाता है, जो कि चबाने के काम आते हैं। फिर आती है हमारी ग्रसनी। ग्रसनी का क्या कार्य होता है? जो भी हमने भोजन चबाया है उस भोजन को क्या करता है? ग्रसनी का क्या कार्य होता है? जो भी हमने भोजन चबाया है वह भोजन को ग्रास नली में प्रवेश करवाना, ये काम होता है हमारे ग्रसनी का कार्य होता है। ये जो ग्रसनी होती है कीप के आकार की होती है। कैसी होती है? कीप के आकार की ग्रसनी होती है। इसके द्वारा भोजन को आसानी से नीचे ग्रास नली में पहुंचाया जाता है। अब ये जो ग्रास नली होती है इसके द्वारा भोजन कहाँ पे पहुंचता है? हमारे आमाशय में पहुंचाया जाता है। ग्रास नली किससे जुड़ी होती है? ग्रसनी से, और ग्रास नली का अंतिम सिरा आमाशय से जुड़ा होता है। ये जो भोजन है हमने किया है वह भोजन क्या है? मुख में जो बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे टुकड़ों में ट्रांसफर करके उनको क्या किया जाता है? ग्रास नली से आमाशय में पहुंचाया जाता है। अब ये जो आमाशय होता है इसमें आमाशय रस पाए जाते हैं। ठीक है। ये जो आमाशय जो रस होते हैं, यानी कि जो एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं वह एंजाइम होते हैं, पेप्सिन एंजाइम होते हैं, रेनिन एंजाइम होते हैं, लाइसेन एंजाइम होते हैं, और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड जो है, ये सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं। कौन सा? वो सबसे पहले पेप्सिन, फिर आता है रेनिन एंजाइम, फिर आता है हमारा लाइसेन, और फोर्थ आता है HCl। ये 4 तरह के जो एंजाइम होते हैं वह हमारे आमाशय में उपस्थित रहते हैं। भोजन जो हमारे ग्रास नली से आता है वह आमाशय के द्वारा भी इन एंजाइमों की मदद से क्या किया जाता है?
पचाया जाता है, पूरी तरह पाचित किया जाता है। कहाँ पे? आमाशय में। यानी कि यहाँ से पूरी तरह पाचित होके भोजन नहीं आता है। पूरी तरह जो पाचन है भोजन का वह कहाँ पे होता है? आमाशय में किया जाता है। इस आमाशय में जो एंजाइम, ये चारों एंजाइम उपस्थित होते हैं, इनके द्वारा किया जाता है। ये जो HCl होता है वह क्या होता है? नमक का अम्ल होता है, जिसके द्वारा कि भोजन को अम्लीय प्रकृति का बनाया जाता है। जब भोजन अम्लीय प्रकृति का होता है तो वह अवशेष के रूप में यानी कि अवशोषित रूप में आसानी से किया जा सकता है और उसका जो पाचन है वह अच्छे से हो सकता है। ठीक है। फिर आता है ये जो अग्नाशय, इसमें जो भोजन पचित होता है वह भोजन क्या होता है? ग्रहणी के द्वारा आंतों तक पहुंचता है। अब यहाँ पर आमाशय में पीत रस भी एकत्रित होते हैं और पीत रस है, आमाशय है, ये सारे जो है वह क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। इस यहाँ पे एक आकृति अग्नाशय की भी उपस्थित होती है। अग्नाशय जो पार्ट है वह भी होता है, जिसमें से क्या होता है? अग्नाशय जो ग्रंथि होती है ये, इसमें से भी हमारे कई तरह के एंजाइम उपस्थित होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है। ये जो है वो 3 तरह के एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं। यानी कि अग्नाशय के जो एंजाइम है वह कौन कौन से एंजाइम हुए? 3 तरह के एंजाइम मैंने बताए। सबसे पहला आता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम आया, फिर एमाइलेज एंजाइम आया, फिर तीसरा एमाइलेज एंजाइम आया और तीसरा लाइपेज। ये 3 तरह के एंजाइम जो है अग्नाशय ग्रंथि में उपस्थित होते हैं। जो ट्रिप्सिन है वह क्या करती है? प्रोटीन का अपघटन करती है। लाइमेज जो है कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करती है और लाइपेज जो है वह एमाइलेज जो है वह कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करती है और लाइपेज जो है वह वसा का अपघटन किया जाता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी पोषक तत्व जो आते हैं भोजन के द्वारा, उनका जो अपघटन है वह किसके द्वारा? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अब जो आमाशय में जो है वो पीत रस भी एकत्रित किया जाता है। ठीक है। पीत रस जो है वह किसमें? इसका पीत रस का जो निर्माण है वह कहाँ पे होता है? यकृत में। यानी कि यकृत को पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और पीत रस का संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय ग्रंथि में। ये जो पीत रस होता है वह अग्नाशय से ही जुड़ा होता है और यकृत, और यकृत के नीचे ही एक लंबी ग्रंथि आकार की जो नली है वह लगी हुई होती है, जिसे कि पित्ताशय ग्रंथि कहा जाता है। अब यकृत में क्या होता है? पीत रस का निर्माण होता है। ये जो पीत रस का जो निर्माण होता है वह जाके पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। एकत्रित होने पर यहाँ से पीत रस जो है वह ग्रहणी में से होते हुए, यानी कि यहाँ पे कुछ वाहिनियां जुड़ी होती है, उस वाहिनियों से यह क्या करता है? आमाशय में पहुंचता है और आमाशय में जो भोजन स्थित होता है उसका क्या करता है? ये पाचन करता है। ये सारे एंजाइम मिलकर क्या करते हैं? भोजन को पचित करते हैं और पचित करने के बाद ये जो भोजन है वह ग्रहणी से आगे आंतों तक पहुंचाया जाता है। यकृत जो है वह क्या है? हमारे शरीर का सबसे जो है बाहरी जो भाग है वह यकृत कहलाता है। यानी कि इसका जो वजन है, यानी कि शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी कहलाती है? यकृत कहलाती है। इसका जो भार है वह है 1500 ग्राम, इसका टोटल भार होता है। यानी कि सबसे भारी ग्रंथि यह कहलाती है। पित्ताशय जो है, पित्ताशय के जो है वह सबसे छोटी होती है, लेकिन इसमें 50 इसकी जो लंबाई होती है वह 4 इंच की होती है। इसमें 50 से 60 ग्राम जो है पीत रस एकत्रित किया जा सकता है, जो कि भोजन को पचित करने में
आवश्यक रूप से कार्य करता है। अब जो भोजन है वह क्या होता है, ग्रहणी के द्वारा, इस ग्रहणी नली के द्वारा क्या करता है, आंतों तक पहुंचाया जाता है। अब इसमें मैंने आपको बड़ी आंत और छोटी आंत बताई है। ये जो छोटी आंत होती है वह क्या होती है, बड़ी आंत से जुड़ी होती है। ये जो छोटी आंत है वह कुंडली नुमा, यानी कि एक तरीके से जो स्प्रिंग होती है उसकी आकृति के नुमा ये हमारे शरीर में स्थित रहती है, बड़ी आंत के भीतर की तरफ उससे जुड़ी हुई रहती है। अगर स्प्रिंग को खोल दिया जाए, उसको सीधा किया जाए, वह तो उसकी लंबाई क्या होती है, अत्यधिक होती है। लेकिन गोलाकार राउंड की आकृति में होने के कारण वह क्या होती है, हमें छोटी दिखाई देती है। ठीक उसी तरीके से ये छोटी आंत भी अंदर उपस्थित होती है, यानी कि इसकी जो आकृति है दूर से देखने पर ये छोटी रहती है, स्प्रिंग के नुमा छोटी दिखाई देती है। लेकिन अगर इसको खोला जाए, लंबा किया जाए, तो इसकी आकृति क्या होती है, लंबी होती है। जो छोटी आंत है उसकी आकृति होती है 0 से 7 मीटर की होती है, और जो बड़ी आंत होती है वह होती है 1 से 9 मीटर की लंबाई की होती है। ठीक है, तो बड़ी आंत जो है वह 9 मीटर की होती है, यानी कि इस जो छोटी आंत है इसका एक ऊपर का जो सिरा है वह बड़ी आंत से जुड़ा होता है, और पिछला सिरा भी छोटी बड़ी आंत से ही जुड़ा होता है। और उसके द्वारा भोजन जो अपशिष्ट जो पचित जो भोजन होता है वह आंतों तक जब ग्रहणी के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो इसमें से जो अपशिष्ट रूप में जो पदार्थ होते हैं, यानी कि अवशोषित जो पदार्थ होता है, जो भोजन होता है, वह क्या किया जाता है, बड़ी आंतों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और जो पचित रूप में होता है वह छोटी आंत में ही उपस्थित रहता है, यानी कि जो अपशिष्ट जो पदार्थ है जिन्हें बाहर निष्कासित करना होता है, वो अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बड़ी आंत के द्वारा भोजन को, अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है। और जो पचित रूप में होते हैं, जो हमारे शरीर को पोषक देता है या ऊर्जा का कार्य करता है, वो भोजन छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जो कि वापस रक्त में मिलकर हमारे शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाया जाता है ऊर्जा के रूप में। और जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं भोजन में उपस्थित, वह सारे पदार्थ क्या होते हैं, बड़ी आंतों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। और इस बड़ी आंत की ये जो मैंने आपको इसमें ये गोलाकार जो आकृति, फूली नुमा जो आकृति बताई है, यह आकृति क्या कहलाती है, सैकुला आकृति कहलाती है। यानी कि यह कई कई जगह से फूली हुई और कई जगह से चिपटी, यानी कि इस तरीके की ये जो आकृति होती है, ये कई जगह से फूली हुई और कई जगह से ये आपस में चिपटी हुई आकृति होती है, यानी कि चिपकी हुई आकृति होती है। तो इस आकृति को क्या कहा जाता है, सैकुला आकृति कहा जाता है। अब ये जो इसमें एक भाग अपेंडिक्स का, अपन कहते हैं कई बार अपेंडिक्स का दर्द हुआ, तो वह किस कारण से होता है, इसका मेन रोल नहीं होता है हमारे शरीर में कोई। लेकिन ये जो छोटी आंत होती है, इसका जो आगे का हिस्सा जो होता है वह सिकम कहलाता है। यही भाग के अंदर एक नली निकलती है जिसे कि अपेंडिक्स की नली कहा जाता है। यह नली जब फूल जाती है तब हमें अपेंडिक्स का दर्द होता है। तो इस नली को कई बार क्या किया जाता है, फूलने पर, दर्द होने पर इसका ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाला जाता है, जब कहा जाता है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाए। तो इस तरीके से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वह बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये जो पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वह मलाशय में जाकर एकत्रित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं वह हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी होते हैं, किसी भी प्रकार से यह उपयोगी नहीं होते, इसलिए उनको शरीर से इनका निष्कासन करना जरूरी होता है। यदि इनका निष्कासन नहीं किया जाता है, यह शरीर में कई तरह के गंदगियां पैदा करेगा और कई रोगों से ग्रस्त कर देगा हमें, इसलिए इनका निष्कासन होना जरूरी होता है। और ये जो निष्कासन है अपशिष्ट पदार्थों का, वह बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। मलाशय में एकत्रित हो जाता है। मलाशय में एकत्रित होने के बाद यह मल द्वार के द्वारा इनको निष्कासित किया जाता है। और पीछे शेष जो
अपशिष्ट पदार्थ जब निष्कासित हो जाते हैं उसके बाद जो उपयोगी अपशिष्ट पचित जो भोजन होता है यानी कि जो पोषक युक्त भोजन होता है वह छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किया जाता है और ऊर्जा में रक्त में मिलकर यह पुनः हमारे शरीर में कन्वर्ट होता है, यानी कि पुनः हमारे शरीर के सभी भागों को पहुंचाया जाता है, जिससे कि हमारा शरीर ऊर्जावान और स्फूर्ति बना रहता है और हमारे शरीर को पोषण मिलता रहता है। तो इस तरीके से हम जो भी भोजन करते हैं, पोषक तत्व युक्त जो भी भोजन करते हैं, उन सब पोषक तत्वों का क्या होता है, हमारे इन सभी भागों के द्वारा क्या किया जाता है, उसका पाचन किया जाता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी रस है, एंजाइम से, ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथि है, उन सबके द्वारा उन भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। और पाचन क्रिया के बाद उन सब भोजन में से जो उपयोगी भोजन होता है उसका अवशोषण होता है और अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण होता है और उसको निष्कासित किया जाता है। तो इस तरीके से सारी प्रक्रिया पाचन क्रिया करवाई जाती है। यानी कि ये सारे जो अंग है, यह सभी अंग हमारे पाचन क्रिया के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। अगर इनमें से एक भी अंग हमारा कार्य करना बंद कर दे या खराब हो जाए तो हमारी पाचन क्रिया यानी कि पाचन तंत्र क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है, जिससे कि हमारी पाचन क्रिया में क्या होती है, बाधा उत्पन्न हो सकती है और पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिससे कि हम भोजन को अच्छे से पचा नहीं पाएंगे। तो जिससे कई बार होते हैं दस्त की प्रॉब्लम है, उल्टियां होना है, शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब पाचन अंगों के खराब होने के कारण होते हैं, क्योंकि इससे भोजन पचित नहीं हो पाता। तो इस तरीके से आज मैंने आपको पाचन तंत्र के बारे में बताया। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र के कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं, उन सारे प्रमुख भागों के अपने अपने क्या क्या कार्य है, वह सारे कार्यों के बारे में बताया। तो आज ये टॉपिक यानी कि पाचन तंत्र के बारे में बताया। पाचन तंत्र किस तरीके से होता है, ये हमारे शरीर में क्यों जरूरी है। ठीक है, तो पाचन तंत्र पूरा हुआ। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।